हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन हब। आज मैं आप सभी के सामने वन विचार की ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें वन से संबंधित सभी जो कितने वन होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे कि वन कितने होते हैं, वनमाला किसे कहते हैं, वन के कितने भेद होते हैं, वन किसे कहते हैं। वन भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम वन कहते हैं। हमारे मुख से जितनी भी ध्वनियां निकलती हैं, छोटे छोटी जो ध्वनियां निकलती हैं, उनको जो एक चिन्ह दिया गया है उसको हम वन कहते हैं। ठीक है, यानी वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। और वन को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे मुख से निकला है कोई ध्वनि निकली तो हमने उसको क्या कह दिया, प। ठीक है, हमने उसको प कह दिया, म। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब ध्वनियां जो निकली है छोटी छोटी, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, इनका खंड नहीं किया जा सकता, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये जो है वन, किसी भी भाषा में जितने वन होते हैं प्रत्येक निश्चित समूह से वनमाला बनती है। उनके जो निश्चित समूह है, जैसे इनका जो ये, इसका ये है, इसका ये है, तो इससे क्या बनेगी, एक वर्णमाला बनती है। अब वर्णमाला जो है कौन सी होती है, हिंदी में आगे देख लेते हैं। वर्णमाला किसी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनसे निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हम दूसरी परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के भेद। अब वर्णों के जो भेद किए गए हैं वो स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसके आधार पर दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का उच्चारण की दृष्टि से दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, यानी हमारे मुख से जो वायु निकलती है, मुख से आने वाली जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के जो स्वर निकलते हैं वो बोलते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की कितनी संख्या है, स्वर 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला जो स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं वो कौन से होते हैं, मूल स्वर हमारे 4 स्वर हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ये जो री है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, मूल स्वर कौन से, हमारे 4 मूल स्वर हैं। जो इनकी जो मात्राएं लगती हैं वो अ पर लगती हैं। ठीक है, जो जितने भी स्वर हैं जो मात्राएं लगेंगी वो किस पर लगेंगी, अ पर लगेंगी, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे अ है ना, तो अ पर कोई अस्वतंत्र रूप में है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा लगाएंगे तो ये यहाँ पर ये एक मात्रा आ जाएगी इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ बन जाएगा। तो ये तो स्वर हैं। स्वर और व्यंजन, इस पे स्वरों के भेद देख लेते हैं पहले हम, कौन कौन से होते हैं। स्वर, जो वर्णों का भेद किया गया है स्वर और व्यंजन के दो उसमें किया गया है दृष्टि से। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन दो उसमें भेद किया गया है। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर 3 भेद में होते हैं। स्वर के 3 प्रकार, एक तो ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर है, मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बहुत कम समय लेती है। ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से हैं हमारे, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, ऐसे भी बोलते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं हमारे, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, और 4 और 1, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। तो 7 और 4 ये हमारे हो गए 11 स्वर। ठीक है, तो
प्लुत स्वर भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। प्लुत स्वर देख लेते हैं किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, दीर्घ में 2 मात्रा का लगता है, ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, लेकिन प्लुत में इनसे भी ज्यादा समय लगता है इसका उच्चारण करने में। कैसे, जैसे ओम शब्द है ना, ये इसका चिन्ह है, ओम शब्द है, तो ओम आपने देखा होगा कि ओम का उच्चारण करते समय हमारा जो समय लगा है वो ज्यादा लगा है, तो ज्यादा समय लगने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो स्वरों का प्रयोग किया गया है, हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो एक मूल रूप में किया जाता है उनका, एक मात्रा के रूप में। अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि मात्रा किस तरह से लगाई जाएगी, तो मूल रूप में कौन सा होता है, जैसे अनार है ना, ईख, उल्लू आदि, ये क्या है, मूल रूप में प्रयोग किए गए हैं। लेकिन मात्रा के रूप में कैसे होगा, जैसे च पे इन्होंने क्या किया, आ की मात्रा लगाई है, ये तो कैसे लगाई, क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चा। और एक शब्द बनाना हो तो उसको चाल, जैसे इन्होंने चाल शब्द बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें मूल रूप में और मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब स्वरों की जो है, स्वर जो उनकी मात्राएं लगती हैं, स्वर की मात्राएं आती हैं, वो मात्रा कौन कौन सी है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ की होती है, आ की होती है, ये ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, ये इनकी मात्राएं हैं। शब्द कौन से बने, जैसे मन, इसमें मैंने कहा अ की कोई मात्रा नहीं होती तो मन। ठीक है, इससे बना मन, तन, धन, जन, ये जितने भी शब्द हैं ये सब अ से बनने वाले हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, जैसे मन है तो माँ में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मान बन जाएगा। अगर म पे ई की, छोटी ई की मात्रा लगा जाएंगे तो क्या बनेगा, मिल। बड़ी ई की लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीठा। ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की तो क्या बन जाएगा, मुकुट, है ना। छोटे बड़े ऊ की लगाएंगे तो मूछ। री की मात्रा लगाएंगे तो मृग। अब री की मात्रा जैसे लगती है, देखो री की मात्रा ये लगती है, ये री की मात्रा है। तो कुछ लोग जैसे ग्रह, अब हमने लिखा गृह, है ना, ये गृह है, तो री की मात्रा है, इसे री बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ग्रह। ग्रह होते हैं जो 9 ग्रह हैं, उसमें ये वाली मात्रा आती है ग्रह में, ये वाली नहीं आएगी, री वाली नहीं आती है। तो गृही, इसको बोलेंगे, सही शब्द क्या उच्चारण होता है इसका, गृही। और ये री की मात्रा जो है इस तरह से लगाई जाती है, उसको हम गृही बोलते हैं। ठीक है, ए की मात्रा मेला, आई की मात्रा आएगी मैला, ओ की मात्रा मोती और औ की मौन। ठीक है, तो ये तो हो गई है मात्राएं। मात्राओं का भी ज्ञान बहुत जरूरी है आप सभी को। ऊ तथा रू की मात्रा रै व्यंजन के मध्य में लगती है। अब जैसे र की मात्रा है, रै की कोई रै पर, ये जो ऊ की मात्रा है आप कहाँ लगाते हैं, ये सिर्फ रै जो व्यंजन है। ठीक है, रै क्या है, रै हमारा व्यंजन है, उसमें ऊ की मात्रा कैसे लगती है देख लीजिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि भाई ऊ की मात्रा जो है वो कौन सी है, कैसे लगती है। तो जैसे रै दिया है इसमें रा, तो रै पे ऊ की मात्रा कैसे लगती है देख लीजिए। ये जो शब्द बने हैं ऊ की मात्रा से, जैसे रुपया, है ना, रूप, ये ऊ की मात्रा लगी है रै में। श के साथ री की मात्रा लगने पर उसका रूप इस प्रकार बनता है, कैसे, श्रेय, है ना। अब श्रेय जैसे री, मैंने कहा ना कि री की मात्रा श में लगेगी तो कैसे बन जाएगा, श्रेय। ये री जो आता है वो री की मात्रा ये होती है। ठीक है, श, ये री की मात्रा रै व्यंजन के साथ नहीं लगती है। ठीक है, ये सिर्फ श के साथ लगती है तो श्रेय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, हिंदी में अयोगवाह अंग। आपने जब हमने अपने समय में हिंदी पढ़ी थी तो हम जो स्वर पढ़ते थे उसमें अंग और अ भी पढ़ते थे, लेकिन अब हिंदी की जो स्वर माला है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, अंग अ को व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे अंग आ भी बोलते थे, जब हम स्वर बोलते थे कि अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अ ऐसे बोलते थे ना। तो लेकिन हिंदी में अंग और अ इनका प्रयोग हम व्यंजन में स्वर तो मान सकते हैं, लेकिन इनको पूर्ण रूप से व्यंजन में भी नहीं रखा गया है। अब ये जो अनुस्वार है इसको देख लेते हैं कि अनुस्वार, प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। ये जो पंचाक्षर भी बोलते हैं इनको हम, जो लास्ट में आते हैं ना, 25 जो हमारे व्यंजन है उसमें प्रत्येक जो 5वां वर्ण है, ये लास्ट वाला 5वां, तो ये क्या है, ये अनुस्वार होता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, नाक से लिखा जाता है, जैसे संसार, मयंक, है ना,
प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है? ये उंग, इय, अण, न, म। ये कहां से बोल रहे हैं? हमारे नाक से, नासिका से बोले जा रहे हैं, ठीक है। नासिकीय व्यंजन, तो ये कौन सी व्यंजन है? नासिकीय व्यंजन है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा नासिकीय, नाक के द्वारा जो हमारी वायु निकलती है वो नाक से होते हुए निकलती है, तो इसलिए इनको हम अनुस्वार बोलते हैं। इनका प्रयोग मात्राओं में ऐसे करेंगे, संसार, मयंक, अंगूर आदि, है ना। ऐसे ही अनुस्वार है ये चंद्रबिंदु वाला। अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। अनुस्वार में अनुनासिक जो होते हैं, ठीक है। इसे दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु, यानी ये जो आंख, पांच, गांव, चांद, ये इन सब पे जो मात्रा लगती है, चंद्रबिंदु जो लग रही है, ये लग रही है कौन सी? अनुनासिक, ठीक है। आंख, पांच, गांव, ये चांद, इस तरह से इनमें अनुनासिक ध्वनियों में हवा के मुख के साथ नाक से जो निकलती है उसमें, इसको दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण लगभग ह के समान किया जाता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाते हैं, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है वो ये दो डॉट होती हैं, जैसे अतः, प्रायः, स्वतः आदि। इस तरह से विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग कैसे करते हैं? हम हलंत भी देख लेते हैं। जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है, ठीक है, यानी हमने लिखा क, ठीक है, ख, अगर हम इसको व्यंजन के बिना लिखेंगे, इस स्वर को अगर हम बिना व्यंजन के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ हलंत, ऐसे हलंत लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है, तब वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, उसे हलंत कहते हैं। जैसे अद्भुत, गड्ढा, छुट्टी, ठीक है। तो ये जो द के नीचे आया है, ठीक है, फिर ड के नीचे आया है और ट के नीचे आया है, तो ये क्या हो जाएंगे? जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है ना, द लिखा इन्होंने, अब ड के नीचे ये जो हलंत लगाया है ये क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। पहले क्या, अगर मैं द को खोल के लिखूं तो कैसे लिखेंगे? द और अ की साउंड आएगी ना लास्ट में, लेकिन अगर हम इसमें यहाँ हलंत लगा देते हैं तो ये अ जो है हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हलंत अद्भुत, अद्भुत, गड्ढा और छुट्टी, इस तरह से इसको बोला जाएगा, ठीक है। व्यंजन, अब व्यंजन देख लेते हैं हमारे इसमें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जितने भी ये स्वर हैं इसमें हमारा किसका सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। कोई भी स्वर हो तो इसमें हम जब इनका उच्चारण करते हैं, व्यंजन हो, तो इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन के तीन भेद किए गए हैं, एक तो स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन है वे 25 हैं। कौन कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों यानी तालु, दांत, ओष्ठ और तालु, दांत, ओष्ठ, कंठ, या कंठे भी होता है ना, को छूती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ समझा दूं, जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताती हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए उसको। जैसे हमारा मुख है ना, ये हमारा क्या है? कंठ है, गला है पूरा, ये क्या है? हमारा गला हो गया, है ना। अब हमारे मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं वो कहां से कैसे हो रही है? यहाँ जो ये हमारा ये है हिस्सा, इसे कहते हैं कंठ है, ये हो गया कंठ है। इसके ऊपर थोड़ा जो होता है वो मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है तालु आपका, है ना, कंठ है, मूर्धन्य, तालव्य, तालव्य, इससे ऊपर आते हैं तो दंते, कंठे, मूर्धे, तालव्य, दंते और ओष्ठ, यहाँ आ जाता है ओष्ठ आपका, ठीक है, ये आपका ओष्ठ आ गया। तो जब ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है तो वो प्रत्येक जहां से भी स्वर हमारा स्पर्श होता है, जब हम व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंठ को या मूर्धा को या तालव्य को या दंत को या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है वह वायु, है ना। जब हमारे मुख से जो प्राण वायु निकलती है, जब आप देखते हैं क, ख, ग, म बोल रहे हैं, म कहां से आ रहा है? अनुस्वार है ना। तो जैसे क, ख, ग, घ, ये कहां से निकल रहे हैं? ये सब हमारे मुख से निकलने वाले जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मुख के हिस्से को ओष्ठ तक और कंठ से लेके स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, अब इनको देख लेते हैं।
पहला था हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख से विभिन्न भागों को छूती है, हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मा तक व्यंजन को 5 वर्ग में विभाजित किया गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसे कचट तप भी कहते हैं, कचट तप बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहेगा कचट तप, शॉर्ट में याद कर लीजिए, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण याद कर लीजिए, क चट तप, कचट तप। ठीक, तो क से लेकर म तक 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है ना। स्पर्श व्यंजनों को 25 कितने हैं? 25 है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? पंचम अक्षर होता है। जैसे क वर्ग है ना, क, ख, ग, घ, ग, है ना, ग। पहले हम इसे क्या कहते, पहले हम जब छोटे थे हम क्या इसको ड के रूप में पढ़ते थे, ड, इसे ड बोलते थे, लेकिन इसमें फिर इसमें शुद्धियां लाई गई, फिर इसको ग रूप दिया गया, ग। ठीक है, ग यानी हमारा जो उच्चारण स्थान इसका हो गया वो ग अनुनासिक हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया क वर्ग के। फिर आ जाता है च वर्ग। च वर्ग में लिखा गया है च, छ, ज, झ, य। ठीक है, फिर ट वर्ग देख लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, ढ, अण, है ना। फिर आ जाता वर्ग आपका त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ये जो 5 लास्ट के अक्षर दिए हैं ये कौन से हैं? पंचम अक्षर हैं। मैंने आपको बताया था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। क वर्ग क आप बोल के देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, ng। कहां से बोले हैं? कंठ से बोले, यानी हमारे जो कंठ है नी गले में अंदर, सबसे शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि जो ये स्थान है हमारा, ये क्या है? कंठ है। अब हम जिसको क वर्ग का जो उच्चारण कर रहे हैं, कंठ से क का जो कर रहे हैं, क कहां से बोल रहे हैं? कंठ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? हमारा कंठ हो गया। तो क, ख, ग, घ, ng ये कहां से बोल रहे हैं? हम कंठ से बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये कंठे है। फिर च वर्ग देखिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए, च वर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है क वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये कहां से बोले हैं? तालु से। तो कंठ के थोड़ा ऊपर आ जाइए, वहां क्या है? तालु। क्या है वहां? क्या है? तालु। तो वहां से आप तालु से बोले च, छ, ज, झ। आपकी जो जीवा है वो कहां टच हो रही है आपको? तालव्य में हो रही है। इसका उच्चारण करते समय कहां प्रयोग टच हो रही है आपकी जीवा? तालव्य में। तो ये कौन से हो गया आपके? तालव्य वर्ण। ठीक है, तो अगला है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। कहां हो रही है? मूर्धा, यानी हमारे जीव जो ऊपर का हिस्सा है ना, मूर्धा, उसको ये तालु से आगे आइए थोड़ा सा, मूर्धन्य यानी जो ऊपर का हिस्सा जो कठोर भाग है हमारा मूर्धन्य, उसको ये छू रही है। तो ये कौन से वर्ण हो गए? हमारे मूर्धन्य वर्ण हो गए, है ना। मूर्धन्य व्यंजन है ये, जो हमारे ऊपर के जो कठोर भाग को जब हमारी जीवा ऊपर को छूती है उनको उच्चारण करते समय ट, ठ, ड, ढ, न। अब छू कर देखिए, अब मूर्धन्य होते हैं ये। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये कहाँ? आपकी जो दांत है, ये जो जीवा है आपके दांतों के पिछले हिस्सों को टच कर रही है, त, थ, द, ध, न। तो ये कौन से अक्षर हो गए? हमारे दंत हो गए, है ना। तो त वर्ग कौन सा है? दंत है। ठीक है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। हमारी जो इन स्वरों, जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो कहां से ऊष्मा निकल, कहां टच हो रहे हैं? हमारे जो हमारे होठ है, लिप्स है, ये आपस में टच कर रहे हैं। जैसे प, फ, ब। आप बोल के देखिए, तो ये कौन से अक्षर हो गए? हमारे ओष्ठ। ठीक है, ये कौन से व्यंजन हो गए? हमारे ओष्ठ। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन भी है। 25 ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, जैसे य, र, ल, व। ये किसी भी हमारे क्या है? ये अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है इनको। इनका वायु जो है ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है और ना ही किसी भाग को हमारे स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, य और व को। ठीक है, अर्ध स्वर। तो य, र, ल, व हमारे किसी भी मुख के किसी भी भाग को नहीं छू रहे हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। इन अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से यानी
गर्म ऊष्म वायु जब हमारे मुख से इनका उच्चारण करते समय जब निकलती है तो ये ऊष्मा निकलती है एक, जैसे श, श, स, ह, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक ऊष्मा निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक संयुक्त व्यंजन भी होता है, 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श्र, ज्ञ, अक्ष और त्र। जो श्र है ये श और र से बना है, ठीक है। जो श्र है वो श और र से बना है। ज्ञ ज और इ से बना है। अक्ष क और श से बना है। त्र त और र से बना है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि श्र में जो भिन्न व्यंजन है वो कौन से हैं, इसके किन व्यंजनों से मिलकर श्र बना है? तो श और र से मिलकर ये आपका श्र बना है। ऐसे ही ज और य से मिलकर ज्ञ बना है आपका। अक्षर क और श मिलकर क्या बना है? अक्षर बना है आपका। और त और र से क्या मिला है? व्यंजन से मिलकर बना है आपका त्र बना है। हिंदी में कुछ अरबी फारसी आगत शब्द भी हैं, जैसे किस्मत, ख्याल, गजल, जुल्म, फौरन, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये वैसे इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपसे इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। फिर रय के विभिन्न रूप होते हैं। अब रय के कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। रय को हम किस तरह से लिखते हैं? रय की जो मात्रा भी लगाते हैं तो वो कैसे ऊपर जाती है और कैसे नीचे आती है। कुछ जैसे र है, रय के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन बनाने के नियम इस प्रकार से हैं। कैसे हैं? रय के बाद कोई व्यंजन आए, ठीक है, जैसे र है, और रय के बाद कोई भी व्यंजन आए, यानी मैं है, ये है ना, मैं है, तो रय के बाद मैं आ रहा है तो ये रय का क्या हो जाएगा? रय का रेफ हो जाएगा, यानी रय ऊपर चला जाएगा। जैसे धर्म और गर्म, आपने वर्ष, इस तरह से आपने ये हर्ष, इस तरह के शब्द सुने हैं, तो इसमें जो रय ये ऊपर की यहाँ पर व्यंजन होने के कारण रय का रेफ हो जाता है, ठीक है। यानी रय के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो रय का वन रेफ ऊपर चला जाता है। इसलिए याद रखें कि ये मैं, जैसे मैं के ऊपर रह गया है तो ये रय का रेफ व्यंजन होने की वजह से रय का ऊपर रेफ हो गया है। तो गर्म, धर्म, हर्ष, वर्ष, इस तरह के जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे उसमें रय का रेफ व्यंजन होने के कारण जो रय के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रय का रेफ हो जाएगा। अब रय को हम जैसे क्या लिखते हैं नीचे, कुछ लोग जैसे रय से पूर्व यदि स्वर रही, ठीक है। अब रय है, पह क्या है? पह है यदि रय पूर्व, यदि रय से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन रहे, स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। अब प है ना, व्यंजन है, ठीक है, और इससे पहले र, यदि र है तो र है ना, मात्रा आ रही ना, प से पहले र की मात्रा आ गई ना, तो र का क्या हो जाएगा? ये र उसके पैर में लगाया जाता है, यानी वो नीचे आ जाएगी मात्रा प में। जैसे प है तो ये मात्रा कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो। प है तो प स्वर रहित है, तो इसमें प है, ये प स्वर रहित है, तो इसमें जो है क्या जाएगा? व्यंजन है ये, और स्वर से रहित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये मात्रा नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये आधा प है, ठीक है। जो प ये आधा था ना, ये हलंत आ गया था तो ये स्वर रहित हो गया है ना। जब हलंत लग जाता है तो कोई भी, जैसे क है, अगर क में नीचे हलंत आ जाएगा तो ये स्वर रहित हो जाएगा। तो इसमें क, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ किया जाता है, स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर प है, क्या हो गया? पै में क्या हुआ है? प जो है ये आपका आधा है ये, और ये ऐसे हलंत दिया है तो ये स्वर रहित है, तो ये र की जो मात्रा आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए इस चीज का। आगे वर्णों का उच्चारण करने के जो स्थान है, अब वो कौन कौन से हैं? मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि वर्णों के उच्चारण कहाँ से, जिन भाग से जो वर्ण बोला जाता है उनका वो जो उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक है। जैसे ये 10 भाग में बांटा गया है यहाँ पर इसको। कंठ है, कंठ से कौन सा बोला जाता है? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। ये कहाँ से है? आपके कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य से बोलने वाले इनका उच्चारण तालु से किया जाता है, जैसे च, छ, ज, झ, य और श। ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? आपके तालु से। ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। री कहाँ से? मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ढ, न, अण, र और श। ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? आपके मूर्धन्य से, ठीक है। दंत्य, त,
थ, ये हमारे जो दंते उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है दांतों के पिछले भाग को छूती है, ठीक है, तो कौन से हो जाते हैं, दंते हो जाते हैं। ओष्ठ का उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ है, होठ हैं, वो क्या होता है, आपस में टच होते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं। इनका उच्चारण, जिन भी वर्णों का अगर व्यंजन का आप उच्चारण करते हैं और उसमें आपके ओष्ठ छू रहे हैं तो वो ओष्ठ व्यंजन कहलाएगा आपका, ठीक है, ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। नासिक्य जो नासिका से बोले जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का मैंने आपको बताया था 25 वर्ण है और 5 वर्ग हैं, पांचों का जो अंतिम वर्ण था वो नासिक्य था, ठीक है, तो इनका नासिक्य से उच्चारण किया जाता है। दंत और ओष्ठ में व क्या है, व का उच्चारण करते समय हमारी दांत और ओष्ठ जो एक साथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दंत ओष्ठ, ओष्ठ, है ना, व आपने देखा व, तो व का उच्चारण करते समय क्या हो रहा है, व हमारे दांत भी स्पर्श हो रहे हैं इसमें, और ओष्ठ जो है हमारे वो गोलाई में घूम गए हमारे, जो ओष्ठ थे हमारे वो कैसे हुए, वो जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह ओष्ठों की जो क्या कैसे हो जाते हैं, वो गोल घूम जाते हैं, गोल रूप ले लेते हैं वो इस तरह से, और हमारे दांत भी टच होते हैं। कंठोष्ठ है, कंठ और जिसका कंठ से और ओष्ठ से उच्चारण होता है वो कौन कौन से हैं, ओ और औ, यानी हमारे कंठ से आवाज आ रही है लेकिन ओ, हमारे जो होठ हैं वो भी खुल रहे हैं, ठीक है, और कंठ से भी आवाज आ रही है, ओ और औ, आपने देखा औ बोलो औ, तो आपके जो होठ हैं वो भी घूम रहे हैं, वो भी आपके एक्टिव हो रहे हैं, और आपके जो कंठ से ओ, अंदर से कंठ से आवाज आ रही है, ओ और औ, ये कंठोष्ठ होते हैं। कंठ और तालव्य, जो कंठ और तालव्य से बोले जाएंगे, ए, है ना, तालव्य से बोला जा रहा है ना आपका, ए आए, तो ये कंठ ए, कंठ से वायु आ रही है, जो हमारी वायु आ रही है वो कंठ से भी आ रही है, और जो टच कहां से हो रही है, तालव्य से, तो ए और ए इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है, कंठ तालव्य। और स्वर यंत्र से ह, आपने सुना का उच्चारण स्वर यंत्र कहां से है, स्वर यंत्र से है, ह का, ह और अ का उच्चारण स्थान कहां से है, स्वर यंत्र से, ठीक है, ये इनके उच्चारण स्थान है। ये बहुत जरूरी है आप सभी को पता होना कि प्रत्येक वर्ण का और जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये यहाँ से इनके उच्चारण स्थान आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। आगे देखते हैं कि अब इसमें आता है कि इन्हें दो उसमें विभाजित किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, प्रत्येक वर्ण को जिन व्यंजनों का उच्चारण कम समय लगे, है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उन्हें हम अल्पप्राण भी कहते हैं, कम वायु की आवश्यकता होती है उनका उच्चारण करने में, वो कौन कौन से होते हैं, क से लेकर आपका क, यानी प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसमें क्या हो जाएगा, य र ल व, ये य र ल व, ये क्या हो जाएंगे आपके अल्पप्राण, ठीक है, इन्हें अल्पप्राण भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान यानी क प्रत्येक वर्ण का पहला, ग हमारा कौन सा है, तीसरा है, अंग कौन सा है, पांचवा है, यानी प्रत्येक वर्ण का च कौन सा है, दूसरा, च पहला है, ज कौन सा है, तीसरा है, और इ कौन सा है, पांचवा है, ट कौन सा है हमारा, पहला है, और ड कौन सा है, तीसरा है, और ये कौन सा है आपका, पांचवा है। ऐसे ही इसका ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, और य व र ल, ये क्या हमारे अल्पप्राण होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बहुत कम वायु निकलती है, उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा लेती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का क्या हो जाएगा, दूसरा, इनमें बचा कौन सा आपका, इसमें दूसरा बचा है और चौथा बचा है, ठीक है, और बाकी क्या बचा है, श, स, ह, ये तीनों ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, और ये अंतस्थ व्यंजन थे, ये अलावा ये ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे यहाँ पर। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय में अधिक मात्रा का समय लगता है वे महाप्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, और श, स, ह, यानी ख, देखा आपने, क, ख यानी ये दूसरा है, फिर घ, क, ख, ग, घ, ये चौथा वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, और श, ह, ऊष्म व्यंजन, ये सब आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। आगे स्वर के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, सघोष और अघोष, ठीक है, स्वर के कंपन के आधार पर
ठीक है, इनको हम स्वघोष और अघोष भी कहते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ये 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 कहते हैं। व्यंजन कितने हैं इसमें? ये 22 होते हैं जो हमारे सघोष कहलाते हैं, जिनका वर्ण का उच्चारण जो है वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है। स्वर यंत्रिका आ ई उ, ये हमारे कितने? 12 हैं और ये हमारे 22 हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, इनमें तो कंपन होगा, ठीक है, लेकिन इनमें हमारा कंपन नहीं होता। ये कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं ये? 13 हैं। इन जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। सघोष में तो हमारी जो है कंपन होता है स्वर यंत्रिका में, लेकिन अघोष में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता। वे कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। ये 13 हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, इसलिए ये अघोष है। अब आखिर में मैं फिर से आपको एक शॉर्टकट में बता देती हूँ कि स्वर और व्यंजन, और ये मैं इसमें कुल जो हिंदी में स्वर जो बताए गए हैं कितने होते हैं आपके? 52 होते हैं, ठीक है। और वो किस किस प्रकार से होते हैं ये इसमें यहाँ पर डिटेल आपसे मैंने आपको दिखा दी है, आप यहाँ से देख लीजिए इसको, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।